यस गाइस, सो आज हम जो शुरू करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है शॉर्ट रन क्या इक्विलिब्रियम। तो ये है आज का चैप्टर जो हम करने वाले हैं जिसका नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। दिस इज एग्रीगेट डिमांड का सेकेंड चैप्टर और वैसे ये चैप्टर नंबर 7 है, राइट। हमारा ये 7th चैप्टर है। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि सर ये शॉर्ट रन क्या चीज़ है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट शॉर्ट रन। और फिर हम समझेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है। शॉर्ट रन का मतलब होता है कि देखो आपका जो आउटपुट है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। आपका आउटपुट कैसा होगा वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। पहला है आपकी टेक्नोलॉजी, दूसरा है आपकी एम्प्लॉयमेंट, दैट इज योर लेबर। कि अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो एक प्रोडक्ट बनते वक्त एक आउटपुट के लिए मशीन चाहिए, दिस इज टेक्नोलॉजी, एंड प्लस लेबर चाहिए। जितना अच्छा ये होगा उतना फास्ट मैं आउटपुट बना पाऊंगा। क्या चीज़ क्लियर हुआ। अब शॉर्ट रन का मतलब मैं जो टेक्नोलॉजी है, जो गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसको क्या अज्यूम करता हूं, कांस्टेंट। जिसका मतलब जो टेक्नोलॉजी हम आप यूज कर रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो पूरा आउटपुट का आपका रेशियो ही चेंज हो जाता है। तो शॉर्ट रन में हमने हमारा जो गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको कांस्टेंट अज्यूम किया है। तो इससे कंक्लूजन क्या हो जाता है कि हमारा आउटपुट और हमारा एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप कैसा हो जाता है, बताइए। इट इज 1-to-1 रिलेशनशिप। 1-to-1 का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट कम होगा हमारा आउटपुट भी कम होगा। क्या ये चीज क्लियर हुआ, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में हमारी टेक्नोलॉजी क्या रहती है गाइस, कम ऑन, कांस्टेंट। इज दैट क्लियर गाइस, सबको समझ आया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, जो अब हमें पढ़ने वाले हैं कि सर ये इक्विलिब्रियम क्या है। क्या शॉर्ट रन सबको समझ आ गया, राइट। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम मतलब वो सिचुएशन कि हम इकोनॉमी में उस लेवल का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जितना इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड है उतना ही इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई है। मतलब जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है। कहने का मतलब जितना बायर प्लान कर रहा है, जितना बायर प्लान कर रहा है टू व्हाट, टू बाय, उतना ही प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है टू सप्लाई। तो सोचो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो दुनिया में कभी कोई तकलीफ होगी कि जितनी तुम डिमांड कर रहे हो उतना ही प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है। उस स्टेज को, उस लेवल ऑफ आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल। कि भाई उतना बना लेते हैं कि बायर की डिमांड और प्रोड्यूसर की सप्लाई दोनों मैच हो जाए। याद है एग्रीगेट डिमांड क्या होता था, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, जो हम किस पे करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज विच कंज्यूमर प्लान्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर corresponding to different levels of income. And what is AS? AS क्या होता था, इट इज द टोटल लेवल ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूसर प्लान करता है टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। पहली बात प्लान की बात कर रहे हैं, पूरे साल की बात कर रहे हैं। और दूसरा डेफिनेशन ये था कि AS इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर इनकम। एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। ये डेफिनेशन ही कहता है कि योर एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज आइडेंटिकल टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। समझ आया। तो बताइए एडी क्या होता है, बताइए, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कौन प्लान करता है, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ड्यूरिंग एन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। एंड व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, जो प्रोड्यूसर प्लान करता है ड्यूरिंग एन, और वो हमेशा किससे आइडेंटिकल होगा, बताइए, इनकम। समझ आया। इसका मतलब अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, मतलब इकोनॉमी उस लेवल का आउटपुट बाई कर रहा है जितना जितना बायर ने पूरे साल प्लान कर रहा है बाई करने का, उतना ही प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है सप्लाई करने का। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां नाइदर नाइदर मतलब ना ही अनडिजायर्ड स्टॉक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नाइदर देयर इज अनडिजायर्ड स्टॉक। अनडिजायर्ड स्टॉक कब होता है बताओ,
अनडिजायर्ड स्टॉक तब होता है जब डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो। सोचो प्रोड्यूसर ने प्लान किया इस साल में 10,000 यूनिट बनाऊंगा, पर प्रोड्यूसर बायर ने डिमांड खाली 8,000 ही किया, तो 2,000 का स्टॉक बिका कि नहीं बिका? और वो जो नहीं बिका उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या था बताइए? डिमांड एक्सपेक्टेड से कम थी। इसे कहते हैं एडी इज लेस देन एएस। समझ आया? तो अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, और इक्विलिब्रियम पे है तो दूसरी वाली प्रॉब्लम भी नहीं होगी, जिसको हम कहते हैं अनफुलफिल्ड डिमांड। क्या कहते हैं बताइए? अनफुलफिल्ड डिमांड। क्योंकि अनफुलफिल्ड डिमांड कब होगा? अनफुलफिल्ड डिमांड तब होता है जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई उतनी हमने की ही, मतलब प्रोड्यूसर ने 10,000 यूनिट बनाया, डिमांड 12,000 की आ गई, तो क्या 2,000 फुलफिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या ये चीज क्लियर हुआ? इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल मतलब वो लेवल जहां जहां एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू माय एग्रीगेट सप्लाई, जिसका मतलब जितना बायर प्लान कर रहा है उतना ही प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? सप्लाई। मतलब ना ही द सिचुएशन ऑफ अनडिजायर्ड स्टॉक, नाइदर इट इज अ सिचुएशन ऑफ अनडिजायर्ड इन्वेंटरी। समझ आया है सबको? ये हमने पढ़ा पहला कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। और हमारा अजम्पशन क्या था बताइए? शॉर्ट रन। और शॉर्ट रन में हमने क्या कांस्टेंट लिया बताइए? तो इसका मतलब हमारा आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का कैसा रिलेशनशिप है? 1 to 1। मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट गिर रहा है मतलब एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगा। क्या यहाँ तक क्लियर? क्या यहाँ तक सबको समझ आया? यस गाइस। अब हम पढ़ने वाले हैं एक और अप्रोच इक्विलिब्रियम का। मतलब फर्स्ट अप्रोच पढ़ लिया, अब हम एक और अप्रोच पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम को। देयर आर टू अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट अप्रोच हमने ऑलरेडी कर लिया, विच इज एडी इज इक्वल्स टू व्हाट? एएस। एक और अप्रोच है जिससे हम इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, और उस अप्रोच को बोलते हैं एस इज इक्वल्स टू आई। एस का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? सेविंग्स। और आई का मतलब क्या होता है बताइए? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, सेविंग कौन करेगा? कौन करता है सेविंग? कंज्यूमर। और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब इकोनॉमी में एडी इक्वल्स टू क्या होता है, तब इकोनॉमी में एस इक्वल्स टू क्या होता है? आई। सर ऐसा क्यों? अब प्रूव करके बताओ। तो हमने याद लास्ट क्लास पढ़ा था कि एडी के सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। हमने पढ़ा हुआ था फर्स्ट चैप्टर में कि टू अजम्पशंस लिए थे हमने। पहला, देयर इज टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी मतलब एडी के दो ही कंपोनेंट है, एक है कंजम्पशन और दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट। और दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि इन्वेस्टमेंट को हमने क्या लिया था बताइए? कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट लेने का मतलब क्या हुआ कि इनकम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता है ना। तो आई को ले लिया था ऑटोनॉमस। वैसे ही कैन आई से एएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू इनकम। पहले ही अभी जस्ट हमने पढ़ा कि इट इज ऑलवेज आइडेंटिकल टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। समझ आया? अब ध्यान से सुनो, सी प्लस आई है तो इनकम का दो ही पार्ट है, या तो आप कंज्यूम करोगे या तो आप क्या करोगे? सेव। सर या तो आप कंज्यूम करोगे या तो आप सेव करोगे। और अगर मैं कंजम्पशन और कंजम्पशन को कट कर दूं तो कैन आई से माई आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एस। मेरा आई हमेशा किससे इक्वल होगा गाइस? कम ऑन, एस से। क्या यहां तक क्लियर? क्या ये समझ आया सबको? यस गाइस। तो व्हाट आर द टू अप्रोच बताओ? वन इज अप्रोच इज एडी शुड बी इक्वल्स टू एएस, एंड सेकंड अप्रोच इज आई शुड बी इक्वल्स टू एस। पर सर ये डेरिवेटिव हुआ, इसका लॉजिक तो बताओ। अब लॉजिक समझते हैं। क्योंकि इकोनॉमी में दो ही लोग हैं, तो पहला कौन है बताइए, और दूसरा कौन है बताइए? प्रोड्यूसर। सर प्रोड्यूसर ने सोचो इस साल 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया। कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन किया? 10,000 यूनिट का। अज्यूम करते हैं प्राइस एक ही है, 1 रुपये का एक यूनिट है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो प्रोड्यूसर का इस साल का एग्रीगेट सप्लाई कितना हुआ टोटल? 10,000। क्लियर? अब उससे प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देगा? इनकम इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? रेंट, इंटरेस्ट, कंपनसेशन एंड प्रॉफिट। और इन सब का मिला के हमेशा आंसर कितना आने वाला है? 1,000। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि रेंट कुछ भी दो, इंटरेस्ट कुछ भी दो, कंपनसेशन कुछ भी दो, बाकी बचा हुआ क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा ना। फॉर एग्जांपल अगर आपका रेंट 200 है, इंटरेस्ट 100 है, सैलरी 100 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 600। सो वी नो दैट हमारा एग्रीगेट सप्लाई और हमारा इनकम हमेशा क्या होगा? इक्वल।
तो अब इनकम कितनी हुई हाउस होल्ड की बताइए, 1000। अब हाउस होल्ड की बारी है इकोनॉमी में क्या करने की, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ना माय क्वेश्चन इज सर, हाउस होल्ड के पास 1000 रुपए की कमाई है ना, तो वो पूरा खर्चा कर देगा, ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? कंज्यूमर सेव करता है। तो कहना ही से क्योंकि कंज्यूमर सेविंग कर रहा है इसकी वजह से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे नहीं है। क्योंकि इक्विलिब्रियम पे होना हो तो अगर सप्लाई 1000 है, सॉरी माय बैड, इनकम 10,000 है तो, सॉरी एएस 10,000 है तो इनकम भी कितनी होगी, 10,000 ना, वो मैंने 1000 ले लिया था गलती से, समझ आया? तो अगर इनकम 10,000 है और कंज्यूमर सारा खर्चा कर दे तो डिमांड भी कितना हो जाएगा, 10,000। तो इकोनॉमी अपने आप किस पे आ गई, इक्विलिब्रियम पर। ऐसा होता है क्या कभी कंज्यूमर सारा खर्चा करें, नहीं। तो कंज्यूमर ने क्या किया, सेविंग्स कर ली। कितने की सेविंग्स कर ली, 2000। अब क्योंकि कंज्यूमर ने सेविंग्स की, इकोनॉमी में डिमांड खाली कितने का हुआ, किसने किया, कंज्यूमर ने। क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, क्यों नहीं है इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि कंज्यूमर ने क्या कर दिया, सेविंग। और कंज्यूमर ने सेविंग करने की वजह से इकोनॉमी में क्या हो गया, डिस इक्विलिब्रियम। सर अगर इक्विलिब्रियम कब होता, अगर कंज्यूमर की सेविंग जीरो होती तो इकोनॉमी अपने आप किस पे आ जाती, इक्विलिब्रियम पे आ जाती। पर क्या इक्विलिब्रियम पे है, क्यों नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर ने क्या कर दिया, सेविंग्स। सो कहने से सेविंग्स को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, लीकेज ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। क्योंकि जितना सेविंग्स करोगे उतना आप मार्केट में खर्चा नहीं करोगे, एक टाइप का खर्चे को कम कर दिया, उसको बोलते हैं लीक। पानी एक जगह फ्लो हो रहा है, यहां से यहां आना चाहिए, बीच में लीक हो गया तो उतना आएगा, तो एक्सपेंडिचर पूरा आना चाहिए था पर नहीं हुआ, क्योंकि किसकी वजह से, सेविंग। कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, नहीं सर। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि एडी में डिमांड खाली कंज्यूमर नहीं करता है, और कौन करता है, टू कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट कौन है, प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर किस फॉर्म में डिमांड करता है, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट 2000 कर दे तो क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, है ना। मतलब जितनी सेविंग्स है, जितना लीकेज है, उतना ही प्रोड्यूसर इंजेक्ट कर दे तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। मतलब कहना इसे, इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर करता है उसे बोलते हैं इंजेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको, कि भाई जितना सेविंग की वजह से लीकेज हो रहा है उतना ही आई के हिसाब से इन्वेस्ट हो जाए तो इकोनॉमी हमेशा किस पे आ जाएगी बताइए, इक्विलिब्रियम। क्योंकि सेविंग की वजह से तो डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, और उसी को इक्विलिब्रियम कौन कर रहा है बताइए, इन्वेस्टमेंट्स। समझ गए? तो इसीलिए ये दूसरा अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच क्या बताइए, एडी शुड बी इक्वल्स टू एएस, और दूसरा अप्रोच है सेविंग शुड बी इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स जितना इकोनॉमी में लीकेज ऑफ एक्सपेंडिचर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, that should be equals to injection of expenditure in the form of investments by producer। क्या ये चीज समझ आई? तो क्या पढ़ा हमने, what are the two approach of equilibrium बताइए। पहला अप्रोच है AD should be equals to AS, and second अप्रोच है S should be equals to I, है ना। अब एग्जाम में डायग्राम भी पूछते हैं, तो अब हम करने वाले हैं डायग्राम्स, तो ध्यान से सुनना। पहला किसका डायग्राम करेंगे, ADS अप्रोच। तो यहां पे मैंने पहले लिख दिया AD, AS और इनकम। और अगर ये सब इक्वल होते, इनकम इधर नहीं आएगा, सॉरी माय बैड, और अगर इनकम इधर, इनकम किधर आएगा बताइए, एक्स एक्सेस। अगर ये सब इक्वल होते तो लाइन कैसी बनती, 45 डिग्री लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन, कुछ भी बोलते हो, कुछ पढ़ते नहीं हो, एग्जाम है। अगर सब इक्वल होता तो एक 45 डिग्री लाइन बनती, जो कि पॉसिबल तभी होती, इनकम और एएस हमेशा इक्वल है इसलिए वो 45 डिग्री बनती, पर बाकी सब पॉसिबल नहीं है ना। सेकेंड, अब बात करते हैं फर्स्ट चीज की, विच इज इन्वेस्टमेंट। अज्यूम करो कि इन्वेस्टमेंट जो है मेरा वो है 10, तो इन्वेस्टमेंट की लाइन कैसी होने वाली है, सर इन्वेस्टमेंट की लाइन ऐसे क्यों है,
कौन बता पाएगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा मेरा कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 20। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरा कांस्टेंट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट की लाइन कैसी होने वाली है बताइए? 20 पे। सबको समझ आया ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले बनाऊंगा कंजम्पशन की लाइन। आई की लाइन बना दी, अब कंजम्पशन की लाइन बनाऊंगा। और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से कौन सी लाइन बनती है? पहले आई की बनाई, फिर कंजम्पशन की बनाई, अब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से कौन सी लाइन बनेगी? एडी की लाइन। क्लियर? पहले कंजम्पशन की शुरू कर दूं क्या? कंजम्पशन की मैं जीरो से शुरू करूं कि कहां से शुरू करूं? चुप रहे, नेगेटिव नहीं गधो, कुछ ऊपर से मिनिमम कंजम्पशन। राइट, हमारा मिनिमम कंजम्पशन लेट्स अज्यूम करते हैं 30। तो एडी की कंजम्पशन की लाइन कहां से शुरू होगी? 30 से, क्योंकि दैट इज आवर मिनिमम कंजम्पशन व्हेन आवर इनकम इज जीरो। जब हमारा इनकम जीरो होता है, हम इतना मिनिमम कंजम्पशन तो करते ही हैं फॉर आवर सर्वाइवल। इसके बाद कंजम्पशन की जो लाइन है वो कैसी बनेगी? इस तरह से इट मूव्स अपवर्ड। ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं कंजम्पशन की लाइन। कौन बता पाएगा इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जिस पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल होते हैं, वेरी गुड, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अज्यूम करो इस लेवल पे हमारा जो इनकम था वो 60 था, तुम्हारे बुक्स में इसको 60 बोला हुआ है, वो टेबल दो दिया है उसमें, तो रेफरेंस में इजी रहेगा। क्या चीज़ क्लियर? यहाँ तक समझ आया? तो ये किसकी लाइन है बताइए? कंजम्पशन। ये किसकी लाइन है बताइए? इन्वेस्टमेंट। अब हम किसकी लाइन बनाने वाले हैं बताइए? एडी। तो मेरा सवाल है, एडी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड? एनीवन? एडी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? यस, तन्मय, क्या होगा? द आंसर इज 50। क्यों सर 50? क्योंकि जब इनकम जीरो होता है, जब इनकम जीरो होता है तो आप कुछ तो कंज्यूम करोगे, तो वो कितना करोगे? 30 का मिनिमम और 20 का इन्वेस्टमेंट, बिकॉज एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। सो व्हेन इनकम इज जीरो, मिनिमम कंजम्पशन सी कितना है? 30, और आई कितना है? 20। तो एडी का स्टार्टिंग पॉइंट कितना होगा? 50। एडी का स्टार्टिंग पॉइंट कितना होगा? 50। और उसके बाद एडी जैसा कैसा बिहेव करेगा? जैसा कैसा बिहेव करता है कंजम्पशन, एडी का बिहेवियर वैसे का एग्जैक्ट वैसा रहेगा। ये हुआ एडी, और जहां एडी और एएस इक्वल होते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बताइए? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अज्यूम करो इनकम 100 पे, ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचे। तो ये है वो अप्रोच जिसके थ्रू हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं। पहले हमने किसका लाइन बनाया? आई का, फिर बनाया कंजम्पशन का, फिर बनाया एडी का। इस पॉइंट पे किसी को कोई डाउट है? क्या ये सबको समझ आया अच्छे से? क्लियर? अब इसी से हम सेकंड अप्रोच भी फॉलो करेंगे, विच इज एस और आई। तो थोड़ा ध्यान से देखना एस और आई कैसे बनेगा। कौन है ये? यहाँ पे आएगा एस एन आई, और यहाँ पे आएगा हमारी इनकम।
माई क्वेश्चन इज एस का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा? इट विल बी 30 और 50, सॉरी 20 या 30, बताओ. द आंसर विल बी 30 बिकॉज वेन इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, इनकम 0 है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना दिया हुआ है बताइए मैंने, 30. तो सेविंग की शुरुआत कहाँ से होगी बताइए? -30. यस. सेकेंड इज आई तो वैसे का वैसा 20 रहेगा. दैट इज 20. क्या यहां तक क्लियर? सेविंग की शुरुआत कहां से होगी बताओ? कहां से होगी? -30. क्यों? क्योंकि जब इनकम 0 होता है तो कंजम्पशन जितना होगा उतना ही तुम्हारा सेविंग्स होगा. अब लाइन देखना, सेविंग की लाइन कैसे होगी? ध्यान से देखो, ये किसकी लाइन है बताइए? सेविंग्स. और अब सेविंग की लाइन तुम ध्यान से देखो, अपवर्ड होगी क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है सेविंग्स बढ़ेगा. जब ब्रेक इवन पॉइंट, जब इनकम और कंजम्पशन क्या होते हैं? सेम. एट ब्रेक इवन पॉइंट इनकम और कंजम्पशन सेम है तो सेविंग्स तब क्या होगी? और वो कौन से एक्सिस को टच करेगा? एग्जैक्टली मैच होना चाहिए. व्हेन द इनकम इज एट 60, my consumption is also at 60, then automatically my savings will be what? 0. And when my income, when AD is equals to what? AS, S should be also equals to I, है ना? और ये यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे S और I क्या हो रहा है बताइए? इक्वल. और ये बनता है तुम्हारा ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू AD, AS एंड SNI. समझ आया SNI का ग्राफ? जो S कौन सा एक्सिस को टच कर रहा है पहले, फिर S किसको टच कर रहा है बताइए? I को. समझ आया? क्या चीज़ क्लियर? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारा आउटपुट जो है वो डिपेंडेंट ऑन 2 फैक्टर, वन इज टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट. टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट ले लिया तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का 1-to-1 रिलेशनशिप. सेकेंड, इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS. एंड एक और अप्रोच क्या है बताइए? व्हेन S इज इक्वल्स टू I. फिर हम उसका क्या करा पड़ा? ग्राफ. अब हम ये पढ़ रहे हैं व्हाट हैपेंस when economy is not in equilibrium. क्या होगा जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा? तब क्या होगा? What happens when the economy is not in equilibrium? इक्विलिब्रियम में नहीं होने का मतलब क्या होगा? AD AS की बात करें तो या तो AD ग्रेटर देन AS होगा, यही हो सकता है, या तो क्या होगा बताइए? AD लेस देन AS. दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा या तो डिमांड सप्लाई से कम. अब अज्यूम करो प्रोड्यूसर ने इस साल सोचा कि वो 8000 यूनिट बनाएगा, बट मार्केट में बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, कंज्यूमर बहुत, बाइंग फोर्स कंज्यूमर की बढ़ गई थी, और कंज्यूमर की डिमांड इस साल कितनी हो गई? 9000. सो हाउ मच इज द बायर प्लान्स टू बाय? 9000. हाउ मच इज प्रोड्यूसर इज प्लानिंग टू सप्लाई? 8000. एंड ऐसी सिचुएशन में मार्केट में एक सिचुएशन अराइज होती है जिसको बोलते हैं, इट विल लीड टू एन अनफुलफिल्ड डिमांड. अ सिचुएशन वे डिमांड सब सप्लाई से ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे जो सिचुएशन क्रिएट होती है उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, अनफुलफिल्ड डिमांड. अब अनफुलफिल्ड डिमांड होगा, प्रोड्यूसर को लग रहा है डिमांड ज़्यादा है,
तो डील करना पड़ेगा इस सिचुएशन को। प्रोड्यूसर क्या एक्शन प्लान लेगा, क्या करेगा वो, प्रोडक्शन बढ़ाएगा और क्या करेगा, राइट। इसको डील करने के लिए एक्शन प्लान क्या होगा, प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द आउटपुट, हाँ या ना। अगर आउटपुट बढ़ाएगा तो कहना से क्या बढ़ेगा, रिजल्ट क्या होगी, एग्रीगेट सप्लाई आपका क्या हो जाएगा मार्केट में, इंक्रीज हो जाएगा। और कब तक इंक्रीज होगा, टिल एडी इज इक्वल्स टू एएस। समझ आया, सिचुएशन क्या होगी, एक्शन प्लान क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, कब तक चलेगा, क्या ही समझ आया, कोई डाउट। इसी का दूसरा अप्रोच क्या है, व्हेन एडी इज लेस देन एएस। अच्छा, एडी अगर लेस देन एएस है तो क्या होगा, इस सिचुएशन को कहते हैं अनडिजायर्ड इन्वेंट्री। मतलब सर प्रोड्यूसर ने प्लान कितना किया था भाई कि मैं 8,000 बनाऊंगा, सर मार्केट में मंदी का माहौल है और पता चल रहा है कि डिमांड ही नहीं आ रही, 8,000 पूरा साल बनाएगा तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज हर महीना वो कितना बनाएगा, कम से कम 750 यूनिट तो बनाएगा। तो पहले महीने देखा यार 500 की डिमांड आ रही है, अगले महीने देखा खाली 400 की डिमांड आ रही है, तो प्रोड्यूसर जितना सोच रहा है उतनी डिमांड, एंड बहुत सारा क्या होने वाला है, अनडिजायर स्टॉक, राइट। तो अनडिजायर जब स्टॉक होगा तो प्रोड्यूसर का एक्शन प्लान क्या होगा, तो करेगा क्या, वो कट डाउन करेगा, कट डाउन व्हाट, द प्रोडक्शन या आउटपुट। इससे एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा बताइए, रिजल्ट क्या होने वाला है, एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा, कम। और एग्रीगेट सप्लाई कब तक कम होगा, टिल एडी इज इक्वल्स टू एएस। क्या ये चीज समझ आई, क्या पढ़ा हमने, हमने ये पढ़ा कि सर प्रोड्यूसर क्या करता है जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे नहीं होती। अच्छा, एडजस्ट कौन कर रहा है, बायर कर रहा है या सेलर कर रहा है, सेलर। इट इज द एएस जो एडजस्ट करता है, एडी एडजस्ट नहीं कर रहा है, एडी तो अपने हिसाब से रहेगा, कंज्यूमर तो इंडिपेंडेंट होता है, हु हैज टू एडजस्ट, प्रोड्यूसर, एंड प्रोड्यूसर इज एडजस्टिंग इटसेल्फ ताकि इकोनॉमी को वापस वो किस पे ला दे बताइए, इक्विलिब्रियम। गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रोड्यूसर अपने आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इसी सिचुएशन में प्रोडक्शन बढ़ा देगा और अनडिजायर्ड इन्वेंट्री के सिचुएशन में प्रोडक्शन को क्या कर देगा बताइए, कम। क्या ये चीज क्लियर हुआ, ये सिचुएशन है जब एडीएस अप्रोच। सर इसको दूसरे अप्रोच से भी पढ़ सकते हैं, द आंसर इज एस एंड आई। तो आज की क्लास तो यहीं तक है, अब हम अगले क्लास पढ़ेंगे एस ग्रेटर देन आई, एस लेस देन आई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये दो टॉपिक पढ़ने के बाद एंड न्यूमेरिकल्स करने के बाद ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, राइट। अब आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं।